उज्जैन से आई एक तस्वीर पिछले 2 दिनों से पूरे देश को कचोट रही है। उम्र भी क्या रही होगी, शायद यही कोई 11-12 साल। इस मासूम उम्र में ही एक बच्ची आधे अधूरे, कटे फटे और उधड़े कपड़ों के साथ लगातार रोती चीखती अपने आसपास से गुजर रहे हर इंसान से मदद मांगती है। पर अफसोस, उनमें से कोई इंसान ही नहीं निकला। ये बच्ची इस हालत में इसलिए थी क्योंकि कुछ देर पहले ही कुछ हैवानों ने उसे बुरी तरह नोचा खसोटा था। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सोमवार 25 सितंबर की हैं। वक्त है सुबह करीब 5:45 बजे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई इन तस्वीरों ने इंसानियत के मुंह पर ऐसी कालिख पोती है कि अगर इंसानियत भी सचमुच की कोई इंसान होती तो कब की शर्म से डूब मरी होती। महज 12 साल की एक छोटी सी बच्ची अधनग्न हालत में उज्जैन की सड़कों पर भटक रही है, लोगों से मदद मांग रही है और लोग हैं कि बच्ची की मदद करने की जगह बस तमाशा देख रहे हैं। कुछ मुंह फेर रहे हैं और कुछ मदद के नाम पर उसे चंद रुपए थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। मगर सच्चाई यही है कि बच्ची की हालत बेहद खराब है। उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा है और वो अपने पास मौजूद कपड़े के एक छोटे से टुकड़े से बार-बार अपने तन को ढकने की कोशिश कर रही है। और बच्ची की यह हालत अपने आप में उसके साथ हुई किसी अनहोनी का पता देती है। सुबह सवेरे ये बच्ची यूं ही शहर के सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में इसी तरह करीब 2.5 घंटे तक भटकती रही, जब तक कि इस बच्ची को दंडी सेवा आश्रम के गुरुकुल संचालक आचार्य राहुल शर्मा ने नहीं देखा। आचार्य शर्मा का कहना है कि जब पहली बार बच्ची उनके सामने से गुजरी तो वो अवाक रह गए। बच्ची के पांव पूरी तरह से बिना कपड़ों के थे और वो बार बार एक छोटे से कपड़े से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में उन्होंने बच्ची को सबसे पहले तो तन ढकने के लिए अपना ऊपरी कपड़ा दिया और फिर आश्रम ले जाकर नाश्ता करवाया। चूंकि बार बार पूछने के बाद भी बच्ची अपने साथ हुई किसी वारदात के बारे में साफ साफ नहीं बता पा रही थी, तो उन्होंने महाकाल थाने में इसकी खबर दी और बच्ची को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इसी रोड पर आ रही थी, उज्जैन की ओर जा रही थी। जिसे मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पांव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने गुप्त अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। उसने जितना उसको लगा उतना खाया। मैंने उससे बार बार उससे पूछने का प्रयास किया। 10-20 मिनट होने के बाद उसने मुझे बता तो नहीं पाई, वह कुछ बोल भी रही थी लेकिन वह हो सकता है उसकी भाषा में समझ नहीं पा रहा था। जब वह कुछ नहीं बता पाई, मैंने जैसे ही मेरे पास को 5 से 10 मिनट हुए, मैंने तुरंत 100 नंबर पर डायल किया। 2 से 3 बार मेरा कॉल कट किया गया। तत्पश्चात फिर हम लोगों के यहाँ कुछ प्रशासनिक लोग हमारे महाकाल में हैं, वहाँ उन लोगों को मैंने कॉल किया। उन लोगों ने वापस महाकाल थाने के नंबर दिए। महाकाल थाने में मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई, पुनः 100 नंबर फिर दर्ज करवाई। इसे 3 बार मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस की गाड़ी आई, मैंने उसे हवाले किया। पुलिस वालों ने बच्ची से पूछताछ करने के साथ साथ इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू की गई। शुरुआती तफ्तीश से ही ये साफ हो चुका था कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी कोई जघन्य वारदात हुई है। ऐसी वारदात जिसमें न सिर्फ गुमनाम दरिंदों ने बच्ची को बुरी तरह से नोचा है, बल्कि उसके निजी अंगों को भी जख्मी कर दिया है। चूंकि बच्ची की हालत बेहद खराब थी, पुलिस ने बच्ची को न सिर्फ फौरन मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, बल्कि उसकी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए उज्जैन से इंदौर भिजवा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और पुलिस वालों ने उसके लिए ब्लड भी डोनेट किया। लेकिन ये तो रही बच्ची को राहत पहुंचाने वाली बात। मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस ने सबसे पहले बच्ची से एक काउंसलर के जरिए बातचीत शुरू की, ताकि वो बिना डरे अपने साथ हुई
दरिंदगी की कहानी बयान कर सके। इधर धीरे धीरे बच्ची खुलने लगी और उधर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के सहारे बच्ची के गुनहगारों की तलाश शुरू कर दी। बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पे बच्ची के द्वारा नॉन कोऑपरेशन थोड़ा सा था क्योंकि वो शायद पीड़ा में थी। उसके बाद एक प्रयास किया गया कि जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम रिट्रेस करें, तो बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद एक एक्सपर्ट काउंसलर को बुलाया गया जो बड़ी इनफॉर्मल तरीके से, सहज तरीके से बातचीत वगैरह की, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताईं। मेडिकल जब हुआ तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे ये चीज़ें बड़ा क्लियर हुई कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है और जिसके आधार पे हम लोगों ने एफआईआर की। एक बार एफआईआर हो जाने के बाद एक एसआईटी गठित की गई 28 लोगों की, जिसने लगातार इसमें काम किया, विवेचना की। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू की। वारदात वाले रोज यानी सोमवार को बच्ची पूरे शहर में करीब 8 किलोमीटर तक भटकती रही थी। ऐसे में पुलिस ने बच्ची के भटकने के पूरे रूट को बैक ट्रैक करना शुरू किया और इसी कड़ी में पुलिस को इस भयानक वारदात के सिलसिले में तब पहला क्लू मिला जब बच्ची सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच शहर के जीवन खेड़ी इलाके में एक ऑटो रिक्शा में बैठती हुई नजर आई। पुलिस ने फौरन इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। उसकी ऑटो रिक्शा की जांच करने पर पुलिस को उसमें खून के धब्बे भी नजर आए, जो इस वारदात में ऑटो रिक्शा के शामिल होने का एक बड़ा सबूत था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि बच्ची तो उसे लहूलुहान मिली थी और उसने तो उसकी मदद करने की ही कोशिश की थी। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि अगर इरादा मदद का ही था तो उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया या फिर बच्ची को लेकर किसी अस्पताल में क्यों नहीं गया, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बातें बनाने लगा। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से ऑटो की जांच करवाई और सबूत इकट्ठा किए। इसी कड़ी में जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस को वारदात में एक और ऑटो रिक्शा के शामिल होने की बात पता चली। पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा की भी पहचान कर ली और एक एक कर 4 और लोगों को हिरासत में लिया और इन 4 लोगों में भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। एक ऑटो रिक्शा वाला था जिसको पहले फुटेज में देखा गया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया गया। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद जब पूछताछ हुई और जब खासकर जो साक्ष्य हैं उनका अवलोकन हुआ तो जो पीछे की सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और उससे जब पूछताछ हुई उसने बताया कि वो जो विक्टिम है उसके साथ कितनी देर तक था, क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे हुआ। उसके अलावा उससे पहले भी जिससे उसकी बातचीत बच्ची की हुई है उन सबको भी पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए लिया है। सभी विवेचना में जितने भी लोग हैं वो सब शामिल हैं। अपने साथ हुई ज्यादती के बाद बच्ची इतना घबराई हुई थी कि वो खुलकर कुछ भी बता नहीं पा रही थी। ऊपर से उसकी भाषा भी ज्यादातर लोगों के समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में लोगों ने अनुमान लगा लिया कि शायद बच्ची यूपी के प्रयागराज या फिर आसपास के किसी इलाके से है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि बच्ची प्रयागराज की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ही सतना से है। सतना के जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन में बच्ची के दादा ने वारदात से एक रोज पहले यानी 24 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्ची की मां बचपन में ही उसे छोड़कर कहीं चली गई थी, जबकि बच्ची के पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ रहती है। बच्ची ट्रेन से उज्जैन पहुंची और 25 सितंबर को सुबह करीब 3 बजे रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, जिसके बाद उसने ऑटो वालों से बात की और मौका देखकर ऑटो वालों ने बच्ची को अगवा कर लिया। उसे सुबह 3:15 बजे से 5 बजे तक शहर के अलग अलग ठिकानों में घुमाते रहे और उसके साथ ज्यादती करते रहे। उज्जैन में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया, क्योंकि इस घटना के बाद की कुछ तस्वीरें दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों की मदद से पुलिस एक ऑटो रिक्शा चालक तक पहुंची जिसके ऑटो रिक्शा में खून के निशान थे। इस ऑटो रिक्शा चालक की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ अन्य ऑटो रिक्शा चालकों से पूछताछ की और अंत में आरोपी भरत सोनी तक पहुंचने में कामयाब हुई। भरत सोनी भी एक ऑटो रिक्शा चालक है और वो उज्जैन में ही ऑटो रिक्शा चलाता है। इस घटना को अंजाम देने में भरत सोनी की मदद किस किसने की, इसकी अभी जांच होनी है।